नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 8 जो कि आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 और आरओ एआरओ मेंस 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जीएस पेपर के साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा, और मेंस की जब हम बात करेंगे तो जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और एसए पेपर भी इंक्लूडेड होगा। किस तरीके से मेंस में आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये इस कोर्स में बताया जाएगा। साथ ही साथ क्लास में बता दूं यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1997 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है हमें। तो किसके अभिलेख से हमें काव्य शैली का प्राचीनतम नमूने का एविडेंस मिलता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो बताइए साक्ष्य कहाँ मिलता है। काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से, अशोक के अभिलेख से, राजेंद्र प्रथम के, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना हमें काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। तो ए आपका सही उत्तर है। अब आपकी परीक्षा में रुद्रदामन से रिलेटेड कई प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जो सबसे बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ प्रश्न है वो ये है कि जब हम जूनागढ़ अभिलेख की बात करते हैं तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रदामन से संबंधित है। याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य था वो गुजरात तक फैला हुआ था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यही सेम प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न तरीकों से पूछा गया है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया गया, वह कौन सा अभिलेख था जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक था। ठीक है, क्या टर्म दिया गया है, पश्चिमी भारत तक चंद्रगुप्त का प्रभाव था। तो उत्तर क्या होगा, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। फिर दूसरा प्रश्न देखो, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था या किस अभिलेख से प्रमाणित होता है। तो सेम वही उत्तर, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। आगे देखो, जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था वो कौन था, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये याद रखिएगा। और यहीं पर अगर एक प्रश्न बन जाए कि गिरनार झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था, उस पे बांध का निर्माण किसके समय में हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, रुद्रदामन के समय में। तो ये याद रखिएगा, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण सबसे प्रथम शासक जो था किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और जो रुद्रदामन था उसने उसको क्या कराया था, उसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, मतलब क्या कराया था, उस पर बांध का निर्माण कराया था। अभी एक प्रश्न है वो मैं डिस्कस करूंगी, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। किस अभिलेख से सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत किया था। फिर वही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दिया रहेगा या फिर गिरनार अभिलेख दिया रहेगा। याद रहेगा, ये प्रश्न देखो, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यगुप्त वैश्य सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति था। तो इसकी भी जानकारी हमें गिरनार अभिलेख से मिलती है। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख या फिर गिरनार अभिलेख दिया गया तो सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, ये किससे रिलेटेड है, रुद्रदामन से। इस अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को फैलाया था गुजरात तक। ठीक है, अब सौराष्ट्र दिया रहता है, पश्चिमी भारत दिया रहता है, तो सबका अर्थ एक ही होता है। साथ ही साथ गिरनार क्षेत्र में एक झील का भी निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये भी याद रखिएगा। और ये जो आखिरी प्रश्न पूछा गया है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यगुप्त वैश्य सौराष्ट्र प्रांत का प्रांतपति था, इसकी जानकारी भी हमें कहां से मिलती है, गिरनार अभिलेख से मिलती है। ये परीक्षा में कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं।
सेम वही प्रश्न है ये कि पश्चिमी भारत में चंद्रगुप्त का प्रभाव था, इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। दूसरा देखिए, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। क्लियर हो गया आपका। अब कुछ और प्रश्न देखते हैं रुद्रदामन से रिलेटेड। रुद्रदामन ने किस गणराज, ये याद रखिएगा, किस गणराज पर आक्रमण करके उसको अपने राज्य में सदा के लिए सुरक्षित कर लिया था? तो यौधेय, ये याद रखिएगा, यौधेय पर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखो, सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत किसने कराई थी? तो याद रखिएगा, सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रदामन ने कराई थी। रुद्रदामन का वह राजपाल कौन था जिसने सुदर्शन झील पर बांध की मरम्मत करवाई थी? तो ये याद रखिएगा, कौन था? सुविशाख था, सुविशाख, ये याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। बिना बेगार किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? तो रुद्रदामन ने, वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई है। रुद्रदामन ने सबसे पहले किस अभिलेख का विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया था? जूनागढ़ अभिलेख का। ठीक है, संस्कृत भाषा याद रखिएगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि रुद्रदामन को सभी जातियों के लोगों ने अपना रक्षक चुना था? तो ये जूनागढ़ अभिलेख से। अब सेम ही प्रश्न, जब भी जूनागढ़ अभिलेख दिया रहेगा तो याद रखिएगा रुद्रदामन से रिलेटेड है, जिसको कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था और इसी में बताया गया है कि रुद्रदामन को सभी जातियों के लोगों ने अपना रक्षक चुना था। यहाँ पर दो चीज याद रखिएगा, यौधेय पर इन्होंने गणराज पर आक्रमण करके इसे अपने में मिलाया था। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा, रुद्रदामन का कौन राजपाल था जिसने कि सुदर्शन झील को क्या मरम्मत कराई थी? तो सुविशाख। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो, ये प्रश्न यूपी आरओ एआरओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है, 17 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखो, विम दिया है, गोंडो फर्नेस दिया है, रुद्रदामन दिया है, डिमेट्रियस दिया है, डिमेट्रियस दिया है। ठीक है, तो बताइए, इसको मैच करना है। तो जब हम विम की बात करते हैं, विम कटफिसिस, तो ये किससे रिलेटेड है? ये कुषाण वंश से रिलेटेड है। ठीक है, तो डी का सेकंड हो जाएगा, डी का सेकंड दो जगह दिया गया है। ठीक है, रुद्रदामन की बात करेंगे तो ये शक से रिलेटेड है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा, बी का फोर्थ एक ही जगह दिया गया। सी आपका सही उत्तर होना चाहिए। जब हम डिमेट्रियस की बात करेंगे तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है, हिंद यूनानी थे ये। और गोंडो फर्नेस की बात करेंगे तो ये पहलव वंश से रिलेटेड है, तो आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। इस तरीके के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन से राजा किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और रीसेंट परीक्षाओं में पूछा गया। साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने को बोला गया है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। अभी हम और प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो अब इस प्रश्न को देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तांबों के सिक्के का और उत्तरी पश्चिमी भारत में हम बात कर रहे हैं, तो किसके द्वारा सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जारी किए गए हैं? तो कुषाणों द्वारा। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। इसी तरीके से बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया है? तो बताइए, स्वर्ण मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर भी कुषाण की ही हम बात करते हैं और विम कटफिसिस की बात करते हैं। अभी आपने एक प्रश्न देखा 2017 में पूछा गया, जिसमें खाली विम देके आपसे पूछा गया है ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये कुषाण डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और विम कटफिसिस ने स्वर्ण मुद्रा को प्रचलन में लाया था, ये याद रखिएगा, व्यापक पैमाने में। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बी वाले का मैंने आपको बता दिया। पहले वाले का उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय जो है वो कुषाण शासकों को जाता है। ठीक है, कुषाण शासकों ने, अगर हम देखें, स्वर्ण और तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित कराया था, ये याद रखिएगा। इनके द्वारा ताम्र तांबे निर्मित सिक्के उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में जारी किए गए थे। तो उत्तर मिल गया। तो सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो आप बताएंगे कुषाणों द्वारा। यहाँ पर आपको याद रखना है कुषाण शासक विम कटफिसिस का नाम, जिसने की स्वर्ण मुद्राओं को प्रचलन में लाया था। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अभी हम और प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर
इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। कटफिसेस प्रथम की उपाधि क्या थी? तो कुजुल कटफिसेस था उसका नाम। पहले जो रूलर था, फर्स्ट रूलर था कुषाण वंश का, तो कुजुल कटफिसेस उसका नाम था, याद रखिएगा। कुजुल कटफिसेस किस नाम से प्रसिद्ध था? तो कटफिसेस प्रथम के नाम से। कुजुल कटफिसेस की विजयों का विवरण किन ग्रंथों से मिलता है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पानकुकृत और हाउहांशु, ठीक है, और पानकुकृत, ये याद रखिएगा। कुजुल कटफिसेस के विजय का विवरण हमें कहां कहां से मिलता है? पान याद रख लो, पान, ठीक है, पान, और फिर हाउ पान ऐसे करके याद कर लो, ठीक है, हाउ पान करके। कुजुल कटफिसेस ने पार्थियनों से किन क्षेत्रों को विजित कर भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक बन बैठा था वो? तो कौन कौन था? तो किपिन तथा काबुल पर, ये याद रखिएगा। अगला देखते हैं, कुजुल कटफिसेस ने संगठित साम्राज्य की स्थापना के उपरांत कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कुजुल कटफिसेस ने महाराज और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये याद रखिएगा। कुजुल कटफिसेस का शासन कब से कब तक था? तो 15 से 65, याद रखिएगा। कुजुल कटफिसेस ने किस धातु की मुद्राएं चलवाई थी? तो तांबे की मुद्राएं चलवाई थी। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बस ये याद रखिएगा कुजुल कटफिसेस के बारे में, कि इनके बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? एक पान से मिलती है, एक हाउस से मिलती है, बस इतना याद रखो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और महाराजाधिराज की उपाधि या महाराज की उपाधि कुजुल कटफिसेस द्वारा धारण की गई थी। विम कटफिसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ही ने देखा है कि आरओ में यहां से प्रश्न पूछा गया है विम कटफिसेस से, पीसीएस में भी पूछा गया है और बिहार में भी पूछा गया है, तो ये देख लेते हैं। कुजुल कटफिसेस के पश्चात अगर हम देखेंगे कौन राजा बना था? विम कटफिसेस बना था, ये ध्यान में रखिएगा। भारत में कुषाण राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? ठीक है, देखिए कुजुल कटफिसेस जो था उसने नींव रखी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको? विम कटफिसेस को, ये याद रखिएगा। भारत में किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? तो सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुजुल कटफिसेस द्वारा, विम कटफिसेस द्वारा। जब हम कुजुल कटफिसेस की बात करेंगे तो कॉपर के कॉइन, ठीक है, अभी यहां पर हमने देखा ना। कुजुल कटफिसेस ने किस धातु की मुद्राएं चलाई थी? तांबे की, कॉपर की, ठीक है। जब सोने की मुद्राओं की बात करेंगे तो जो वास्तविक संस्थापक है विम कटफिसेस, उसको श्रेय जाएगा। विम कटफिसेस ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? तो सोने और तांबे के दोनों, याद रखिएगा। फिर विम कटफिसेस ने अपने सिक्कों पर किन लिपियों का उत्कीर्ण करवाया था? तो यूनानी और खरोष्ठी, ये इंपॉर्टेंट है कि याद रखिएगा, यूनानी और खरोष्ठी। विम कटफिसेस के सिक्के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं? तो काबुल से, सिंध से, कौसंबी से, बक्सर से। क्लियर है? चलो अब इस प्रश्न को देखो, ये क्या प्रश्न है? कनिष्क से रिलेटेड है। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। अब ये एक अच्छा प्रश्न है। अश्वघोष, कालिदास, वसुमित्र, कंबन। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ, आपका सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा? तो अश्वघोष और वसुमित्र जो हैं वो कनिष्क के दरबार में हैं, ठीक है, ये आपका सही उत्तर है, सी आपका सही उत्तर है। देखो अश्वघोष जो था वो कनिष्क का राजकवि था। कनिष्क आपको पता है ना, कुषाण वंश से बिलोंग करता था। अभी कुषाण वंश की जब हमने बात की तो मैंने आपको कुजुल कटफिसेस का नाम बताया, विम कटफिसेस का नाम बताया। अब याद रखो कनिष्क, कनिष्क से रिलेटेड आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले याद रखना अश्वघोष किसका राजकवि था? तो कनिष्क का, ठीक है। वसुमित्र की अगर हम बात करेंगे तो वसुमित्र किसके राज दरबार में था? कनिष्क के राज दरबार में था, याद रखिएगा। और इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। लेकिन जब हम कालिदास की बात करते हैं तो ये गुप्त काल में थे कालिदास, याद है ना। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र थे अग्निमित्र, उन पर इन्होंने एक नाटक भी लिखा था, मालविका अग्निमित्र प्रेम कथा थी, जिसको किसने लिखा था? कालिदास द्वारा लिखा गया था, ठीक है। जबकि कंबन की अगर हम बात करेंगे तो ये कनिष्क के समकालीन नहीं थे, याद रखिएगा। चलो, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? सेम प्रश्न पूछा गया है।
अश्वघोष, नागा अर्जुन, चरक और पतंजलि। तो बताओ यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? पतंजलि जो है वो कनिष्क के राज दरबार से संबंधित नहीं है, क्योंकि जब हम पतंजलि की बात करते हैं तो हम पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था पुष्यमित्र शुंग के समय, ठीक है। और क्या था, इन्होंने ही अश्वमेध यज्ञ भी कराया था पुष्यमित्र शुंग के समय, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये सारी चीजें मैंने बताई है आपको, अभी रिवाइज करा दूंगी, इसीलिए ना क्लास को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखना शुरू कर। चल, निम्नलिखित नगरों में से उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख में नहीं है। अच्छा, मैंने बोला ना सारी प्लेलिस्ट में जितनी क्लासेस है उनको एक बार जरूर देख लो, भले स्पीड तेज करके देखनी हो। जब आप एक साथ एक एक करके रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना, दिमाग में चीजें बैठ जाएगी क्लास। मैं फिर कहूंगी, अच्छा आप में से कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम हिस्ट्री और पॉलिटी के अलावा भी कुछ पढ़ाइए। देखिए मैं पढ़ा रही हूँ, करंट भी मैंने इंक्लूड किया है, मैंने पहले की क्लासेस में ज्योग्राफी भी पढ़ाई है, ठीक है। मैं सारे कॉन्टिनेंट्स आपको पढ़ा दूंगी। हाँ, इन्वायरमेंट इकोलॉजी मुझे आपको पढ़ानी है, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि 2024 में इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट थे, तो मैं उसी तरीके से प्रश्नों को फ्रेम कर रही हूँ, ताकि अगर प्रश्न का पैटर्न वही रहे तब भी आप प्रश्नों को कर लीजिए, या फिर अगर पास्ट ईयर्स जो पहले जैसे क्वेश्चंस बनते थे डायरेक्ट वैसे आएंगे तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। तो उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। मेरे से जिन स्टूडेंट्स ने पहले इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ी है उनको थोड़ा सा भरोसा तो अपनी मैम पे होगा ही, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, मैं सारे सब्जेक्ट्स को प्रश्नों के माध्यम से कवर कराऊंगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से बार बार प्रश्न बनते हैं ये काम मैं कराऊंगी। और एक चीज और कहूंगी, क्लास मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप में से कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम क्या ये मॉक टेस्ट सफिशिएंट है? क्यों सफिशिएंट है? क्यों खाली ऐश्वर्या मैम के भरोसे पे बैठना है? मैं उन फैकल्टी में से नहीं हूं जो आपसे कहूंगी कि बस मेरा पढ़ाया वो पढ़ लो वही आएगा एग्जाम में, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मिथ होता है क्लास। हाँ, अगर मेरे पढ़ाए हुए में से एग्जाम में कुछ आ गया, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन अभी मैं आपको कैसे गारंटी दे दूं कि जो मैं पढ़ा रही हूं बस यही पूछा जाएगा एग्जाम में? हाँ, ये जो मॉक टेस्ट है वो आपकी मदद करेगा रिवीजन करने में। बार बार चीजों को जब मैं रिपीट करूंगी तो आपके दिमाग में चीजें बैठती जाएगी। ये चीज आपको भी फील होगी कुछ समय बाद, ठीक है, 10-15 क्लासेस होने तो। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी बस मेरे मॉक टेस्ट पढ़ के चले जाओ एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, एकदम गलत है। आपको खुद भी अपना एक टाइम टेबल बनाना है, उसको भी पढ़ना है, साथ में ये मॉक टेस्ट भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे आज मैंने अगर आपको कुषाण के बारे में पढ़ाया है तो एक बार अपने बुक को खोलिए और कुषाण के बारे में सारी चीजें पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर मैंने आज की क्लास में आपको रुद्रदामन के बारे में पढ़ाया है तो एक बार किताब को खोलिए, रुद्रदामन से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पढ़ डालो। यही तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पर मैं आपसे कनिष्क के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो अभी उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं पढ़ डालो। देखो क्लास, खाली इसी टेस्ट पे सोचो कि मैं बस यही टेस्ट पढ़ूंगा कुछ नहीं पढ़ूंगा तो वो गलत होगा, ठीक है। मेहनत आपको खुद भी करनी पड़ेगी। हाँ, इसको एज अ क्या लेके चलो, बोनस लेके चलो। और कोई भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और मैराथन वाली जो क्लासेस है ना वो लास्ट में ली जाएगी। अभी रिवीजन करो थोड़ा थोड़ा, 1-1.5 घंटे मुझे रोज दो अपनी जिंदगी का, ठीक है। 1-1.5 घंटे ऐश्वर्या मैम को सुन लो, स्पीड तेज करके सुन लो तो 1-1.5 घंटे भी नहीं लगेगा, 1 ही घंटे लगेगा। लेकिन लिखते चलो पॉइंट्स को, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। अब देखो इसको देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रप्तक अभिलेख से नहीं है? तो सबसे पहले अब कमिंग एग्जाम के लिए याद रखना दिमाग में कि रप्तक अभिलेख की जब भी बात आएगी तो हम कनिष्क का नाम याद रखेंगे। रप्तक अभिलेख कनिष्क, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख तो आप याद रखेंगे किसका नाम? रुद्रदामन का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बोला गया है रप्तक अभिलेख में चंपा की बात भी की गई है, कौशंबी की बात भी की गई है, पाटलिपुत्र की बात भी की गई है, लेकिन श्रावस्ती के बारे में नहीं दिया गया है, ये याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लो इसे, ए आपका सही उत्तर है। रप्तक अभिलेख अफगानिस्तान के बगलान प्रांत के सुर्ख कोटल के निकट रप्तक नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यहां पर बस ये याद रख लेना एक चीज और, रप्तक अभिलेख कनिष्क, और दूसरी चीज याद रख लेना अफगानिस्तान। हो सकता है परीक्षा में इस तरीके से पूछ ले। यहां पर साकेत, कौशंबी, पाटलिपुत्र, ठीक है, श्री चंपा, इनके बारे में दिया गया है, लेकिन कहीं पर भी श्रावस्ती के बारे में मेंशन नहीं है,
ये याद रखिएगा। चलो, अब कल की क्लास में, मतलब जो इसके पहले वाली क्लास थी, 7th नंबर था ना मॉक टेस्ट, उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किए थे। तुरंत रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था 184 की जब हम बात करेंगे तो 184 में कौन आया? पुष्यमित्र शुंग आया। पुष्यमित्र शुंग ने किसको मारा था? जो मौर्य साम्राज्य का आखिरी सम्राट था, बृहदर्थ को मारा था। ठीक है, और किस डायनेस्टी को फाउंड किया था? किस डायनेस्टी की नींव रखी थी? शुंग डायनेस्टी की नींव रखी थी। क्लियर, ये चीज आपको पता है। ठीक है, अगर हम पुराणों के अनुसार चले तो पुराणों में क्या बोला गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 36। याद रहेगा? वेरी गुड। चलो, फिर आपसे पूछा जाएगा कि महर्षि पतंजलि जो थे वे किस शासक के समय में थे, तो आप बताएंगे किस शासक के समय में थे? पुष्यमित्र शुंग के समय में थे। और महर्षि पतंजलि ने जो शुंग थे, शुंग वंश को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण कहा है। ये मैंने आपको बताया है। जब हम शुंग डायनेस्टी की बात करेंगे तो ये ब्राह्मण वंश से रिलेटेड थे। ये किसने बोला है? बताइए, पतंजलि ने बोला है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख की बात करते हैं तो आपको पता है कि अयोध्या इंस्क्रिप्शन से हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इतनी चीज क्लियर है। क्लियर है ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। पतंजलि की बात करते हैं तो ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये भी चीज क्लियर है। अच्छा, शुंग वंश का 9वां शासक कौन था? भागवत था। ये याद रखिएगा, या फिर भागवत दिया जा सकता है आपको। यहां पर जब हम भागवत की बात करते हैं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि हेलियोडोरस जो है वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो भागवत के शासनकाल में आया था। हेलियोडोरस याद रखिएगा, ये चीज मैंने आपको बताया है। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी की थी। ये भी याद रखिएगा। गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हेलियोडोरस के समय में की गई है। हेलियोडोरस किसके समय में विदिशा आया है? तो आप याद रखेंगे ये किसके शासनकाल में? भागवत के शासनकाल में आया है। ठीक है, अंतिम राजा कौन थे? देवभूति थे। देवभूति को किसने मारा था? वसुदेव ने। वसुदेव ने देवभूति को मार के किस वंश की स्थापना की थी? कर्ण वंश की स्थापना की थी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। क्लियर है ना क्लास? देखो, मैंने एक सांस में ये सारे पॉइंट आपको इसलिए बता दिए क्योंकि इसके पहले वाले क्लास में हमने शुंग डायनेस्टी से रिलेटेड सारे प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हमारा काम क्या था? बस रिवाइज करना कि शुंग डायनेस्टी जैसे आएगी तो परीक्षा में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखो क्या दिया गया है यहाँ पर कि छत्रपति शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये रिसेंट का प्रश्न है। चाकन के किले पर विजय, अफजल खान का प्रकरण, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ और सूरत पर आक्रमण तथा लूटना। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। ठीक है, थोड़ा टाइम लेना हो तो आप लोग टाइम भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो बताइए, चाकन के किले पे विजय कब हुई थी? और अफजल खान के प्रकरण के बारे में मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में भी बताया है। शिवाजी से रिलेटेड पॉइंट्स हमने पहले की क्लास में डिस्कस किया है। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब हम बात करेंगे चाकन के किले पर विजय की तो सबसे पहले 1648 में चाकन के किले पर विजय प्राप्त हुई इन्हें। फिर 1657 में मतभेद स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये हो जाएगा। फिर मुगलों के साथ मतभेद शुरू हुआ, दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा। अफजल खान वाला एपिसोड हुआ, फिर सूरत पे इन्होंने अटैक किया। तो क्या हो जाएगा? 1-3, 1-3-2-4। ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, शिवाजी से रिलेटेड, मराठा एम्पायर से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं, तो तैयार रहिएगा। अब ध्यान रखना, चाकन के किले पर विजय की बात करेंगे तो 1648 में। ठीक है, जब हम बात करेंगे मुगलों से मतभेद कब प्रारंभ हुआ तो 1657 में। याद रखिएगा, अफजल खान का प्रकरण कब हुआ है? 1659 में। और सूरत पर आक्रमण इन्होंने 1664 में किया है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर रखिएगा आप। ठीक है, देखिए, बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अफजल खान नामक अनुभवी सेना नायक को शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था। और आपको पता है शिवाजी ने अपने कतार से
अफजल खान को मार दिया था। ये याद रखिएगा, ये प्रकरण कब हुआ है? 1659 में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 1657 से हम देखते हैं मुगलों के साथ शिवाजी का मतभेद चलना शुरू हो जाता है। और अगर हम बात करेंगे चाकन किले पर विजय तो 1648। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा के किले में कब बंदी बनाया था? तो 1666 में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में कैद थे, नजरबंद किया था इनको। चल, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जल्दी से रिवाइज करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को अरेंज करने के लिए आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो तैयार रहिएगा क्लास इस चीज के लिए। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। शिवाजी के विरुद्ध किस सेनापति को बीजापुर राज ने भेजा था? तो याद रखिएगा, अफजल खान को किसने भेजा था? बीजापुर द्वारा भेजा गया था, ठीक है, शिवाजी के विरुद्ध। लेकिन अफजल खान को शिवाजी ने अपने कटार से मार दिया था। अभी दिया होगा, यहाँ पर देखते हैं। अफजल खान ने किसे अपना दूत बनाकर शिवाजी के पास भेजा था? कृष्णजी भास्कर को, याद रखिएगा। शिवाजी अपने कटार से किस सेना नायक की हत्या की थी? अफजल खान की थी, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कब का प्रकरण है? 1659 का, ये भी याद रखिएगा। शिवाजी किस मुगल सेनापति एवं दक्कन के सूबेदार को पराजित किया था? तो शाइस्ता खान को इन्होंने पराजित किया था 1663 में। शिवाजी किस वर्ष सूरत को लूटा था? 1664 में। ये याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूं। यहां पर देखो, सूरत 1664 में इन्होंने लूटा था, ठीक है। यहाँ पर 1657 में मुगलों के साथ इनका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। अफजल खान वाला प्रकरण 1659 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हो सकता है आपकी परीक्षा में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाए, इसीलिए बता रही हूं बार बार एक चीज। शिवाजी किस मुगल गवर्नर को पराजित कर सूरत को लूटा था? इन्होंने इनायत खान को पराजित किया था, ये याद रखिएगा। इनायत खान का नाम याद रखेंगे आप लोग, अफजल खान का नाम याद रखेंगे, यहाँ पर कृष्णजी भास्कर का नाम याद रखेंगे, और किसका? शाइस्ता खान का याद रखेंगे, ठीक है। अफजल खान ने किसको भेजा था? याद रखेंगे आप, कृष्णजी भास्कर को। अफजल खान का प्रकरण कब हुआ था? 1659 में, ठीक है। शिवाजी ने किस मुगल सेनापति एवं दक्कन के सूबेदार को पराजित किया था? शाइस्ता खान को। कब? 1663 में, ठीक है। और सूरत को कब लूटा था? 1664 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। कौन था वहां पर? इनायत खान थे। पुरंदर की संधि शिवाजी एवं मुगल सेनापति जयसिंह के मध्य हुई थी, कब हुई थी? 1665 में, ठीक है। जो बता रही हूं क्रोनोलॉजी याद रखना, पुरंदर की संधि के पहले इन्होंने सूरत को लूटा है 1664 में, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1665, 1664 में कहीं पर दिया रहता है। एक चीज देख लूं मैं, जैसे यहां पर आप याद रखिएगा, यहां पर सूरत को लूटा इन्होंने 1664 में है, ठीक है। पुरंदर की संधि इनकी 1665 में साइन हुई है, और यहाँ पे शाइस्ता खान को 1663 में इन्होंने क्या किया है? पराजित किया है। पुरंदर दुर्ग की रक्षा करने हेतु किस मराठा सेनापति को वीरगति प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा, मुरारी बीजा प्रभु को। पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने कितने किले मुगलों को देना स्वीकार किया था? 23। पुरंदर की संधि 1665 में के समय कौन विदेशी यात्री आया था? तो मनुची, याद रखिएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में पराजित किया था? सलहार के युद्ध में, ये भी याद रखिएगा। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ 1666 में किस मुगल बादशाह के दरबार में उपस्थित हुए थे? तो औरंगजेब के। मैंने आपको बताया ना, अगर आपने मूवी देखी होगी शिवाजी संभाजी, तो आपको इन सब प्रश्नों का उत्तर पता होगा। मुगल शासक औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र संभाजी को किस स्थान पर कैद करके रखा था? तो जयपुर महल, आगरा में, ये याद रखिएगा। जो महल का नाम है वो जयपुर महल है, कहां पर है? आगरा में है। शिवाजी ने किन राज परिवारों के साथ मैत्री वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो शिर्के, मोरे, निम्बालकर और देशमुख। शिवाजी ने अपना औपचारिक राज अभिषेक किस स्थान पर कराया था? तो रायगढ़ के दुर्ग में। शिवाजी ने अपना औपचारिक राज अभिषेक किस स्थान पर कराया था? रायपुर दुर्ग में। शिवाजी ने अपना औपचारिक राज अभिषेक कब कराया था? 1674 में, याद रखिएगा। शिवाजी का राज अभिषेक किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो काशी के गंगा भट्ट द्वारा।
शिवाजी राज्याभिषेक के अवसर पर कौन सी उपाधि धारण किए थे? छत्रपति शिवाजी महाराज, आपको पता है। शिवाजी के राज्याभिषेक 1674 के समय कौन सा विदेशी व्यक्ति उपस्थित था? तो जॉर्ज ऑक्सेनडेन, ये याद रखिएगा ये भी, ठीक है। क्लियर है? तो बताओ, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब इस प्रश्न को देखो, शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो है वो 1665 में साइन की है। तो उस समय सेना नायक जिसके साथ उन्होंने पुरंदर की संधि साइन की थी वो कौन था? वो जयसिंह था, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था? तो यहां पर आपका सही उत्तर जो है नजीम खान है, ठीक है। नजीम खान था अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो जाए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नजीम खान जो था अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, ठीक है। यहां पर बादशाह इमादुल मुल्क को साम्राज्य का वजीर और रुहेला सरदार नजीमुद्दौला नजीम खान को साम्राज्य का मीर बख्शी और अपना मुख्य एजेंडा बनाकर वापस चला गया था, ये, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। तो पूरा याद कर लीजिएगा इसको, हो सकता है परीक्षा में प्रश्न बन जाए। चलो अब इस प्रश्न को देखते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, पानीपत युद्ध के बारे में भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, सेकेंड बैटल और थर्ड बैटल, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये अहमद शाह अब्दाली वाला भी याद रखिएगा आप चीजों को। अब इसको देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बराबर हिल्स, ठीक है। बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, दिया गया है, ठीक है। अगर हम देखेंगे बराबर पहाड़ी को तो उसमें 4 गुफाएं हैं, जिसमें से जो 3 गुफाएं हैं उस पे अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को अजीबकों को समर्पित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, ये आपका गलत है, ठीक है। कौन सा ट्रू नहीं है पूछा गया है? डी आपका जो है वो ट्रू नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, बराबर गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से ज्यादातर का संबंध मौर्य काल से रिलेटेड है, इसीलिए 6वीं शताब्दी वाला गलत है। और कुछ में अशोक के शिलालेखों को भी देखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो आपको बताना है, ये गुफाएं जो है वो बराबर 4 गुफाएं और नागा अर्जुन 3 गुफाएं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ आपको इंस्क्रिप्शन दिए हैं और नाम दिए हैं, दूसरी तरफ आपको मैच करना है। तो देखो, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गांधार कला की जब हम बात करेंगे, मथुरा आर्ट की बात करेंगे, गांधार कला की बात करेंगे, तो कुषाण याद रखिएगा। तो ए का तो थर्ड हो जाएगा, ए का थर्ड एक ही जगह दिया गया, तब तो आप सीधे उत्तर पे आ सकते हैं। लेकिन और ऑप्शन को देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख, अभी मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया है, रुद्रदामन 4, ठीक है। मिलिंद पन्हों की हम बात करेंगे तो मिनांडर याद रखिएगा, ठीक है। और तक्षशिला की जब हम बात करेंगे तो पट्टिका याद रखिएगा, तक्षशिला इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर हो गया। अकाउंट ऑफ कलिंग वॉर इज नोन टू अस बाय द, कलिंग युद्ध का विवरण हमें कहां से मिलता है बताइए? 13वें शिलालेख से, रुमनदई लेख से, हेंगसांग के विवरण द्वारा, या फिर प्रथम लघु शिलालेख से। तो कलिंग वॉर का डिस्क्रिप्शन जो मतलब हमको विवरण हमें कहां से मिलता है? 3rd शिलालेख से, 13 शिलालेख से, रॉक एडिट 13, ये याद रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, अभी जो भी चीजें याद आती रहेगी बताती जाऊंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन द नेम ऑफ द अशोक, अशोक के नाम कहां कहां दिए गए हैं? तो यहां पर देखिए, गुर्जार दिया है, गुजरा दिया है, अरोरा दिया है, ब्रह्मगिरी दिया है, सारनाथ दिया है। तो अशोक के नाम जो हैं वो 3 अभिलेखों से मिलते हैं, और यहाँ पर एक अभिलेख का जो नाम दिया है गुर्जरा, वो सही है, तो ए आपका सही है। अब यहाँ पर और कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, मास्की, ठीक है, नेतुर, मास्की, गुर्जरा और नेतुर, ठीक है। उदयगोलम अभिलेख में अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन नामोल्लेख दिए गए हैं, लेकिन आपके परीक्षा में ज्यादातर जो ऑप्शन दिए रहते हैं वो कौन कौन से दिए रहते हैं? मास्की, गुर्जरा और नेतुर, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहां से अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। चलो,
रुमनदेही अभिलेख जो है वो सबसे छोटा अभिलेख है और वहां पर बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है, ठीक है। और बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ है, इसका भी एविडेंस हमें रुमनदेही अभिलेख से मिलता है। ये याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया। अब साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते एकदम थक गए उनके लिए साइंस के क्वेश्चन, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, कई बार। देखो, मरकरी से अगर हम बात करेंगे तो मिनामाता डिजीज होती है, बिल्कुल सही है। कैडमियम इटाइटाई बिल्कुल सही है। नाइट्रेट आयन की बात करेंगे, ब्लू बेबी सिंड्रोम बिल्कुल सही है। फ्लोराइड आयन की वजह से इंडाइजेशन गलत है, फ्लोराइड आयन की वजह से दांत खराब हो जाते हैं, ये होता है, ठीक है। तो कौन सा गलत है, नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो डी आपका नॉट करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। चलो, सल्तनत काल में फिर हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ गया, इदारा मतलब क्या होता था, सॉरी इदरार मतलब क्या होता था सल्तनत काल में। तो बताइए, एक प्रकार का धार्मिक कर था, अन्य देशों के साथ व्यापार की एक निर्यात वस्तु थी, विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता थी, या फिर इमारतों के निर्माण करने वाले के संबंध में प्रयुक्त होता था ये। तो बताइए, इदरार की बात की गई है तो यहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो कि दिया जाता था स्कॉलर्स और रिलीजियस पर्सन को, तो सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, इदरार की जब हम बात करते हैं तो विद्वानों व धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को क्या कहा जाता था, इदरार कहा जाता था, ठीक है। याद रखिएगा, विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को इदरार कहा जाता था। नोट कर लो क्लास। अब सदका की बात करेंगे तो ये एक धार्मिक कर हुआ करता था। वक्फ की हम बात करेंगे तो ये धार्मिक कार्य के लिए सुरक्षित कर दी जाने वाली संपत्ति थी या फिर अथवा भूमि थी। मसाहत की बात करेंगे तो भूमि का पैमाइश था। मिल्क की बात करेंगे तो विद्वानों को धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि थी। मैमार की बात करेंगे तो इमारतों का निर्माण करने वाले को मैमार कहते थे। ये कुछ शब्दावली है, इसको देख लो। यहाँ पे सदका, आप सभी को पता है गाने में भी सदका तेरा सदका, तो ये धार्मिक कर हुआ करता था। इदरार जो विद्वानों या धार्मिक कार्यों में जो लोग थे उनको दिए जाने वाली आर्थिक सहायता को कहते थे, ठीक है। वक्फ आप सभी को पता है जो धार्मिक कार्य देखते थे, ठीक है, मतलब जो संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित कर दी जाती थी। अभी वक्फ बोर्ड से रिलेटेड आ रहा था ना न्यूज। मसाहत की बात करेंगे तो भूमि की पैमाइश, ठीक है। मिल्क जो विद्वानों को धार्मिक कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली भूमि होती थी। तो मिल्क की हम बात करेंगे तो ये लैंड है जो धार्मिक कार्यों के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। इदरार की बात करेंगे, ये भी धार्मिक कार्यों के लिए दिया जा रहा है, लेकिन ये क्या है, आर्थिक सहायता, मतलब पैसों की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही जाती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो बताइए, भगत सिंह, मंगल पांडे, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर सुभाष चंद्र बोस। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही जाती है। तो ये जो है वो आपका स्टेटमेंट दिया गया है भगत सिंह द्वारा। तो ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर देख लीजिए, जब हम भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या तथा बाद में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, ये आप सभी को पता है। फिर बाद में 1931 में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। एचआरए की जब हम बात करते हैं, एचआरए का गठन 1924 में हुआ था। 1928 में दिल्ली में जब हम बात करते हैं एचएसआरए की, सोशलिस्ट लगा दिया गया था टर्म, एचएसआरए कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान किसका था, भगत सिंह का था। नौजवान सभा की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी योगदान किसका था, भगत सिंह का था, ठीक है। ये याद रखिएगा। सैंडर्स की हत्या की बात करते हैं, करने की जो कॉन्स्पिरेसी थी उसमें भी किसका योगदान था, भगत सिंह का योगदान था, ठीक है। सेंट्रल असेंबली में बम किसने फेंका था, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा लगाया गया था, ये याद रखिएगा। अच्छा, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था प्रसिद्ध किया गया था किसके द्वारा, भगत सिंह द्वारा। लेकिन ये इस नारे का सबसे पहली बार 1921 में प्रयोग उर्दू कवि द्वारा किया गया था, मौलाना हजरत मोहानी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद नारे के बारे में कुछ खास बातें। इस नारे को सबसे पहले साल 1921 में उर्दू कवि और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हजरत मोहानी ने दिया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो भूमिगत गतिविधियों को किसने संगठित किया था? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन या फिर जयप्रकाश नारायण? तो ए, बी, सी, डी में से आपका सही उत्तर क्या है? डी, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, ये प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था भूमिगत आंदोलन को चलाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, ये हजारीबाग सेंट्रल जेल से भाग गए थे और फिर उसके बाद इन्होंने भूमिगत होकर आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो याद रखिएगा। शारदा एक्ट 1930 की हम बात करते हैं। इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु और लड़कों की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी? तो शारदा एक्ट की जब बात करेंगे, इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 कर दी गई थी और लड़कों की 18 कर दी गई थी। याद रखिएगा, तो 14, 18 ए आपका सही उत्तर है। लॉर्ड इरविन के समय में ये आया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम सती प्रथा प्रतिबंध की बात करते हैं, अब तो आप लोग को कई लेक्चर में बता दिया है मैंने, सती प्रथा उन्मूलन की बात 1829 विलियम बेंटिक। याद रखिएगा किसने सहयोग किया था? किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। तो याद रखिएगा 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा पर प्रतिबंध की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा एलन ब्रो का नाम। ठीक है, 1843। हिंदू विधवा पुनर्विवाह की जब बात करेंगे, विडो रीमैरिज की, तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिन ईश्वरचंद विद्यासागर का नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ कल हमने डीके कार्वे की भी बात की है, उनका भी नाम आप याद रखेंगे। 1856। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट की बात जब हम करेंगे तो नॉर्थब्रुक का नाम याद रखिएगा। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन 1891, इसमें लड़कियों की जो न्यूनतम आयु थी वो 12 वर्ष कर दी गई थी। और एज ऑफ कंसेंट का विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था। और 2024 का यूपी पीसीएस का पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया था कि एज ऑफ कंसेंट का सपोर्ट बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जो कि गलत था। ठीक है, इन्होंने विरोध किया था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इकोनॉमिक्स के प्रश्न को देखते हैं। जब अर्थव्यवस्था में साधन लागत एक समान रहती है किंतु वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो जाती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। When the cost of the instrument remain the same in the economy but the demand exceed the supply of the good and the services, it is called demand pull inflation. ठीक है, if the price rises due to increase in cost of production, it is called cost push inflation. मैंने कई बार आपको एक एग्जाम्पल दिया है, जो मुझसे पहले से पढ़ रहे होंगे उनको तो अब एकदम याद हो गया होगा कि सपोज करो ये एक काली पेन है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में 100 काली पेन है और 90 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो सप्लाई कितनी है? 100 पेन की मार्केट में है। डिमांड कितनी है? 90 लोगों की है। ठीक है, तो आराम से एक एक बच्चा जाएगा, एक काली पेन खरीद के ले आएगा। लेकिन अब आरओ का पेपर आ गया। ठीक है, और मार्केट में जो सप्लाई है वो कांस्टेंट ही बनी हुई है, मतलब अभी भी 100 ही पेन मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अब जो बच्चे हैं वो 90 से कितने हो गए? 9 लाख हो गए। ठीक है, तो डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई, सप्लाई जो थी वो कांस्टेंट थी। इस वजह से जो पेन का जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। जो पेन आपको 10 रुपए में मिलती थी अब वो पेन आपको 1000 में, 2000 में, 5000 में मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो सप्लाई थी वो कांस्टेंट थी, डिमांड अचानक से बढ़ने के कारण जो प्राइस था सामान का वो बढ़ जाता है। कोरोना के समय में आपने देखा होगा सैनिटाइजर, मास्क, मेडिसिन, इन सब का रेट बहुत तेजी से बढ़ गया था, क्योंकि मार्केट में सप्लाई तो कांस्टेंट बनी हुई थी लेकिन डिमांड अचानक से बहुत बढ़ने के कारण रेट भी बढ़ गया था। ठीक है, तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, जो कि बिल्कुल सही है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, अब आप मार्केट में गए, आपने एक कार खरीदा, आपने कार खरीदी 20 लाख की। ठीक है, 20 लाख की आप एक गाड़ी खरीद के लेके आए हैं। ठीक है, सेम गाड़ी जो है वो 5 महीने बाद 25 लाख की हो जाती है। क्यों हो जाती है? इस वजह से क्योंकि उस गाड़ी में जो स्टील का यूज किया गया है, जो मेटल्स का यूज किया गया, उसका कॉस्ट बढ़ गया है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब मेटल का कॉस्ट बढ़ गया है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अगर पहले ये जो गाड़ी थी जो 20 लाख में मार्केट में अवेलेबल थी वो 10 लाख में बनती थी,
ठीक है, आज वही गाड़ी 15 लाख में बन रही है, इस वजह से सेलिंग प्राइस भी उसका बढ़ गया है। क्योंकि स्टील का प्राइस बढ़ेगा तो मतलब जो गाड़ी की जो बॉडी बन रही है उसका मतलब गाड़ी का भी प्राइस बनेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका सेलिंग प्राइस जिस रेट पे उसको बेचा जाएगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? क्लियर हो गए? तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है क्लास, कहीं पर भी दिक्कत होगी ना तो मुझे बताइएगा जरूर। अब ये प्रश्न यूपीपीसी से पूछा गया था, बुलक कैपिटलिस्ट क्या होता है? बुलक कैपिटलिस्ट, अब सोचो, अब ध्यान दो क्लास, बुलक कैपिटलिस्ट दिया गया है, कैपिटलिज्म की जहां भी बात आती वहां प्रॉफिट, पैसे, मनी, इन सब की बात आएगी। क्लियर है? बुलक की जब बात आएगी तो बुलक मतलब हम फार्मर्स की बात नहीं करेंगे, समझो। बुलक मतलब हम कह सकते हैं कि अभी जो टेक्निक है, जो अप्रोच है वो पुराना ही है, ऐसा कहा जा सकता है ना। तो थोड़ा सोचो, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो फार्मर्स हु आर पुअर, अरे भाई अगर फार्मर पुअर है तो हम उनको क्यों कैपिटलिस्ट कहेंगे? फार्मर ऐसा कौन सा काम करते हैं कि हम उनको कैपिटलिस्ट कह देंगे? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। बताओ हम उनको क्यों कैपिटलिस्ट कहेंगे? नहीं कहेंगे, काट दो। फार्मर्स हु आर रिच, अरे फार्मर्स अगर रिच हैं तब भी हम उनको क्यों कैपिटलिस्ट कहेंगे? हम उनको बुलक कैपिटलिस्ट कहेंगे? नहीं। अब बचा दो, सी और डी। फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच, फार्मर्स हु आर बिग जमींदार। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, फार्मर्स हु हैव सम रिसोर्सेज बट आर नॉट रिच, ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन वो अभी रिच नहीं है, ये आपका होता है बुलक कैपिटलिस्ट। आप समझो, बुलक बैल पूंजीपति की बात की गई है। क्या है? उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन है, पूंजी तो है लेकिन उसका यूज नहीं कर पा रहे, इसीलिए बैल बोला गया है। फार्मर्स हु आर पुअर, गरीब फार्मर से कोई बात नहीं, गरीब है तो फार्मर्स तो ज्यादातर हम देखते हैं हमारे भारत जैसे में जहां पर ज्यादातर पॉपुलेशन फार्मर्स की है और गरीबी भी है। फार्मर्स हु आर रिच, ठीक है, फार्मर्स अगर रिच हो तो भाई उसको क्यों कैपिटलिस्ट कह दो, जो भी कह दो, ठीक है, ये क्यों बुलक क्यों? अब यहाँ पर बुलक मतलब कुछ कमी शो कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे किसान जिनके पास कुछ साधन तो है, ठीक है, पूंजी तो है लेकिन वो धनाढ्य नहीं है, ठीक है, रिच नहीं है। तो दोनों चीज यहाँ पर दिख रही है। तो ऐसे अगर प्रश्न पूछा करे तो तोड़ के थोड़ा करने का प्रयास किया करो, जरूरी नहीं है हर चीज आपको आती ही हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी इज रिलेटेड टू, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। कार्ल मार्क्स से नहीं, एडम स्मिथ से नहीं। वेल्थ ऑफ नेशन की बात करेंगे तो एडम स्मिथ याद रखना कई बार परीक्षा में पूछा गया है, नर्से से रिलेटेड है, ठीक है, ये याद रखिएगा विशियस सर्किल की जब हम बात करते हैं। अब यहां पर होता क्या है देख लो, कोई आदमी गरीब है, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी इनकम बहुत कम है। अगर उसकी इनकम कम है तो उसके पास सेविंग भी कम होगी, ठीक है। देखो क्या होता है, इस वाले सर्किल को मत देख के जो मैं बता रही हूं उस तरीके से सुनो। कोई आदमी गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ठीक है, तो वो एजुकेशन या बेसिक नीड्स को अपने कैसे फुलफिल करेगा? तो ज्यादातर चांसेस रहेंगे उस गरीब का बच्चा भी गरीब होगा, उसको एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है, एजुकेशन नहीं मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, रोजगार नहीं मिल पाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं वो इस गरीबी के जो ट्रैप में फंसा रहेगा। तो गरीब का बच्चा गरीब ही वो इस ट्रैप से निकल ही नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए एजुकेशन दो, ट्रेनिंग दो, उनको मतलब इतना सक्षम बनाओ कि वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके, रोजगार मिल सके, और जैसे ही उनको रोजगार मिलेगा वो इस गरीबी के चक्र से बाहर आ जाएंगे। लेकिन गरीब का बच्चा गरीबी पैदा हो रहा है, गरीब ही मर रहा है, तो ये एक साइकिल चलती रहेगी। समझ में आ रहा है? तो यही चीज है। अब देखो, निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या कहां पर है? सबसे अधिक संख्या यूपी में है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा गरीब लोग भी हैं, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सी के बाद देख लीजिए बिहार है, ठीक है, फिर महाराष्ट्र है। तेंदुलकर कमेटी के बारे में पूछा गया है कि तेंदुलकर कमेटी ने क्या बोला था, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन कितना परसेंट है? तो 37.2, ठीक है। मैंने आपको पहले के क्लास में एक चीज बताई थी,
एल्ट प्लस आर आप याद रखेंगे। कभी अगर परीक्षा में आपसे बोल दिया कि गरीबी से रिलेटेड जो समितियां हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, तो एल्ट प्लस आर आपको काम देगा। जहां पे ए क्या है, अलग कमिटी है, याद रखिएगा, ठीक है। ये लकड़वाला कमिटी है, लकड़वाला कमिटी है। टी क्या है, तेंदुलकर कमिटी है, ठीक है। और आर क्या है, रंगराजन कमिटी है। बोलो सही है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। वर्ल्ड पॉवर्टी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो गुरनार मिडल द्वारा इस बुक को लिखा गया है। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी आर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम इन आउटलाइन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, गुरनार मिडल द्वारा। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये किसके द्वारा दिया गया, ऑस्कर लुइस द्वारा दिया गया है। गरीबी की संस्कृति का विचार किसके द्वारा दिया गया है, ऑस्कर लुइस द्वारा। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो ये प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन लेवल एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल की बात किसने की थी, तो यहाँ पर याद रखिएगा पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा के बारे में किसने बोला था, तो अलग कमिटी ने। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखो 1979 में ये कमिटी आई, ठीक है। इस समिति ने पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा निर्धारित की थी, ठीक है। जो कितनी थी, 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी थी। ये याद रखिएगा, 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी की बात किसने की थी, अलग कमिटी ने की थी। ये कब आया था, 1979 में ये कमिटी आई थी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की गई है, नई रिपोर्ट की बात की गई है, 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा एक मिनट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 ने इंट्रोड्यूस किया था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI को, बट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने रिप्लेस कर दिया था HPI को किससे, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से। किस वर्ष में, ये प्रश्न पूछा गया है, तो 1999 में, 2005 में, 2010 में कि 2015 में। तो बताइए ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में किस ईयर में रिप्लेस किया गया था, ये बताइए। तो यहाँ पे 2010 आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब क्लास, मैंने ये चीज आपको पहले भी पढ़ाई थी। अब देखिए 2024 में, ठीक है, यही प्रश्न पूछा है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा है, लेकिन पूछने के तरीके में बदलाव किया गया है। पूछा गया है कि जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होता है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। क्या पूछा गया है कि मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स किसके किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो आप याद रखिएगा UNDP प्लस, यहां पर देखिए ऑक्सफर्ड गरीबी और मानव विकास पहल, ठीक है। OPHI और UNDP ये दोनों संस्थाएं आपकी जुड़ी हुई है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को पब्लिश करने के लिए। ये ध्यान रखिएगा क्लास, 2024 में पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपको उस समय भी बताया था प्रश्न बन सकता है। मैं फिर एक चीज कहूंगी कि पास्ट ईयर्स में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बस प्रश्न पूछने के तरीके में बदलाव देखा जा रहा है, प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे, हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उस एक प्रश्न से कितने और प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कॉटन क्लोथिंग, पेपर, आयरन स्टील, हेवी इंजीनियरिंग। तो बताओ चलो, जब हम बात करते हैं कॉटन क्लोथिंग की, ठीक है, फिर पेपर की, आयरन स्टील की और हेवी इंजीनियरिंग की, ये कल की क्लास में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था। और आप में से किसी स्टूडेंट को एक डिफिकल्टी भी थी कि मैम जो कॉटन क्लोथिंग है
वो तो फोर्ट ग्लास्टर सबसे पहले होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पर प्रश्न में इंडियंस की बात की गई है कि भारतीयों द्वारा कब स्थापित किया गया है, ठीक है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो यहां पर कॉटन क्लोथिंग में सबसे पहले आपका हो जाएगा फोर्ट ग्लास्टर, ठीक है। ए का सेकंड 2 जगह आपको दिया गया है। उसके बाद दिया गया है पेपर, आयरन, स्टील और हेवी इंजीनियरिंग। तो पेपर की बात जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी का, बताइए श्री रामपुर हो जाएगा या फिर रांची झारखंड हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब हम किसकी बात करते हैं, आयरन स्टील की बात करते हैं, तो वहां पर आपका क्या होता है, कल की क्लास में सेम यही प्रश्न जो दूसरी तरीके से आपसे पूछा गया था, मैंने आपको बताया था, आज फिर वही सेम प्रश्न हम लोग अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी सूती वस्त्र की बात होगी तो आप क्या बताएंगे, फोर्ट ग्लास्टर का नाम 1818 में। कागज की बात होगी तो आप क्या बताएंगे, श्री रामपुर, वेस्ट बंगाल। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट, यहां पर सही उत्तर बी हो जाएगा। आयरन स्टील की बात करेंगे, कुल्टी वेस्ट बंगाल, हेवी इंजीनियरिंग रांची झारखंड, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। सूती वस्त्र 1818 फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल, ठीक है। कागज 1812 श्री रामपुर, सीमेंट 1904 चेन्नई, लॉ इस्पात 1874 कुल्टी, जूट 1855 रिसरा। कल हमने डिस्कस किया था ये आपसे, ठीक है, जहां पर हमने कॉटन टेक्सटाइल की बात की थी। तो मैंने आपको बताया था 1854 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है पहले उसके, ठीक है। एल्यूमिनियम 1937 जेके नगर, भारतीय इंजीनियरिंग 1858 रांची। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेपरेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। ब्रिटेन एंड फ्रांस को कौन सा जल संधि अलग करती है, बेरिंग, डोवर, मलक्का या फिर पाक। तो यहां पर आपका सही उत्तर है डोवर जल संधि, बी। ये देख लो, स्ट्रेट ऑफ डोवर, यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पर फ्रांस है। तो फ्रांस को इंग्लैंड से कौन सी जल संधि अलग कर रही है, डोवर जल संधि, याद रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाबल मंडेप है, दिख रहा है, जो कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। हम लोग डिस्कस किए भी हैं ये सब चीजें, हर कॉन्टिनेंट को हम अलग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, उसकी चिंता आप लोग नहीं करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। जब हम जिब्राल्टर जल संधि की बात करेंगे तो ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। डोबर की बात करेंगे तो ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। मलक्का जो है वो मलय को सुमात्रा से, फ्लोरिडा जो है वो यूएसए को वेस्ट इंडीज से, पाक की बात करेंगे भारत एवं श्रीलंका को। ये हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इस प्रश्न को देख लीजिए एक बार, इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या दिया गया है, डे एंड नाइट आर इक्वल इन बोथ द हेमिस्फीयर ऑन 21 जून एंड 22 दिसंबर। डिस्कस किया है मैंने आपसे, अगर आपको याद होगा ये प्रश्न अभी के मॉक टेस्ट में हमने डिस्कस किया है और मैंने आपको बताया है कि क्या होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर होगा। ये गलत है। लिम्पोपो नदी जो है वो अफ्रीका में है और लिम्पोपो नदी को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो मकर रेखा है 2 बार काटती है। सही है कि गलत, सही है। चीनिक जो है वो एक हॉट और ड्राई एयर है जो कि रॉकी माउंटेन के अलोंग फ्लो करती है, बिल्कुल सही है। क्या बोला गया, कौन सा करेक्ट है, तो 2 और 3 आपका करेक्ट है। ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यहां पर आपको लिम्पोपो नदी दिखेगी, ये लिम्पोपो नदी इधर फ्लो कर रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके है, ऐसे करके 2 मतलब 2 बार कटती है ये, ठीक है, लिम्पोपो नदी। यहां पे देखो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये कालाहारी डेजर्ट है, ये नाम्बिब डेजर्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। कालाहारी, नाम्बिब डेजर्ट, इधर आपको लिम्पोपो नदी दिख रही है, ठीक है, जिसको कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 2 बार काट रहा है। इस प्रश्न को देखिए क्लास, क्या दिया गया है, अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही है। कालाहारी अभी हमने देखा अफ्रीका में है ना, तो ये गलत हो गया। अभी कालाहारी डेजर्ट, नाम्बिब डेजर्ट की बात की है तो ये गलत हो गया। थार डेजर्ट एशिया, ठीक है, नाम्बिब डेजर्ट साउथ अफ्रीका,
सही है। कौन सा गलत है? बी आपका गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि जब हम बात कर रहे हैं नाम्बिब डेजर्ट और ये आपका है कालाहारी डेजर्ट, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, अफ्रीका में है और इधर देखोगे तो साउथ अफ्रीका है। चल आगे बढ़ते हैं। ये देखो कालाहारी दिख रहा है, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के मध्य। इस प्रश्न को देखो, कौन सी एक विशेषता धारवाड़ क्रम के चट्टानों की नहीं है? These rock are economically most important among the rock found in India. ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाले चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। देश की लगभग सभी प्रमुख धातुएं यही मिलती है, धारवाड़ में मिलती है, मिनरल्स एकदम सही है, ठीक है। ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें एकदम सही है। भारत का 90% कोयला जो है इन चट्टानों से मिलता है, गलत है। क्यों? क्योंकि भारत का 90% कोयला जो है वो हमें गोंडवाना की चट्टानों से मिलता है, ठीक है, क्लियर है। चल ठीक है क्लास, अब आज के सेशन को हम क्या करेंगे, यहीं पर एंड करेंगे। आज आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लो, जन्माष्टमी है, सबको पूजा करनी होगी अपने घर में, थोड़ी सी पूजा मैं भी करती हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, कल आपसे मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों का गैप ना हो, इसी वजह से मैंने आज क्लास लेना ज़रूरी समझा। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आपको किस सब्जेक्ट्स में दिक्कत हो रही है, वो मैं कवर करूँगी, एक एक क्वेश्चन मैं कवर करूँगी, उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैं पूरा प्रयास करूँगी कि मैं आप लोगों को इस तरीके से तैयार कर दूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लग पाए, ठीक है। मैं ये पूरा प्रयास करूँगी क्लास, मैं आपसे ये बात कहती हूँ। और तो बाकी सब चीज़ें हमें ईश्वर पर क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हमारा काम है कर्म करना, ठीक है, बिना फल की इच्छा के बारे में ज़्यादा चिंता किए, हमें कर्म करना है। वी हैव टू पुट आर 100%, ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिए, पुट योर 100%, अपना 100% दीजिए, फिर ईश्वर के सामने प्रणाम करके अच्छा रिजल्ट का सोचिए, सब अच्छा होगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। पूरी डिकोड एग्ज़ाम की टीम आप लोगों के साथ है, कहीं पर भी परेशानी होगी तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और लास्ट में जाते जाते आपसे फिर कहूँगी हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। भगवान कृष्ण की कृपा सदैव आप पे बनी रहे, आपके परिवार पे बनी रहे और हम सब लोग जीवन में अच्छा सोचे, अच्छा सोचे और जीवन में सब चीज़ बहुत अच्छा हो। तो धन्यवाद क्लास, इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।